अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो इस मौसम के साथ साथ हमारे इलाके में कौन से फल महंगे हो रहे हैं और कौन से फल सस्ते हो रहे हैं, और इसी तरह सब्ज़ियों की सूरत हाल क्या है, और आने वाले दिनों में आम का जो पोटेंशल है उसे हम इस सीज़न में भी एक्सप्लॉइट कर सकेंगे या नहीं, और उसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी या नहीं, और उसकी पैदावार को क्या तखमीना लगाया जा रहा है इस साल इस इलाके में। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आज़म साबरी साहब, जो सदर हैं अंजमन आड़तियान सब्ज़ी मंडी मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम साबरी साहब। हमारे साथ हैं एजाज़ रजवाना साहब, जो मैंगो फार्मर भी हैं और एक्सपोर्टर भी। तो हम इनसे ओवरऑल जनूबी पंजाब में फलों और सब्ज़ियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज़म साबरी साहब, जो हम बात कर रहे हैं मौसम की, मौसम का जो इम्पैक्ट है इस वक्त जनूबी पंजाब की जो फलों और सब्जियों की मार्केट पे आप क्या देख रहे हैं, जो तकरीबन 10-12 दिन का फ़र्क पड़ गया है। गर्मी शायद लोग कहते हैं कि पहले आ गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे? गर्मी पिछले साल की निस्बत कुछ पहले आने की वजह से उसका सब्ज़ी और फ्रूट दोनों पर थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट है। बैड इम्पैक्ट से मुराद यह है कि भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के एतबार से किसी भी काश्तकार का सब सामान उनकी कॉस्ट से नीचे बिक रहा है। सारी की सारी मार्केट स्लो है, क्योंकि जब भी गर्मी पहले आती है ना तो सिंध और पंजाब की प्रोड्यूस जो है ना मार्केटों में आके मिक्स हो जाती है। तो जब सिंध और पंजाब मिक्स होता है तो जाहिर सी बात है उस वक्त मार्केटें बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। तो इस वक्त भी काश्तकार को शदीद दबाव का सामना है। तकरीबन सारी की सारी सब्ज़ी का बाज़ार 25 से 30 रुपए केजी में है, बशमूल आलू, बशमूल प्याज और खीरे भी, मटर भी, ऑल आइटम्स, जितनी स्ट्रॉबेरी भी, मतलब जितनी भी सब्जी मंडी में ना आप हर आइटम का ज़हन ये बना लें 25 से 30 रुपए केजी में आपको हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी। अच्छा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा है पैदावार, या सिंध की भी आ गई है और पंजाब की भी पहले से मौजूद थी, क्या आप, या पंजाब की भी साथ साथ आ गई सिंध के साथ साथ? पंजाब की भी साथ साथ आ रही है, पंजाब भी साथ आ रहा है। और असल में सब्जी जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, तो चीज़ें मार्केट में ना स्टेप बाय स्टेप आते हैं। भी पहले सिंध से आ रही है, फिर लाहौर से आ रही है, तो स्टेप बाय स्टेप आती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर सारी की सारी चीज़ें मंडी में इकट्ठी हो जाती है। सिंध भी इकट्ठा हो जाएगा, मुल्तान भी, वो सारा सामान मंडी में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, इस वक्त आप समझते हैं कि जो प्रेशर है वो सारे के सारा ग्रोअप है, और इस वक्त पूरे साल की सबसे कम मार्केट में सबसे कम कीमत की सब्जियां बिक रही हैं, सबसे कम कीमत। तो ये सारा नुकसान है आप समझते हैं बर्दाश्त कर रहा है, ग्रोअर बर्दाश्त कर रहा है, जाहिर है। अच्छा, और अंजमन आड़तियान क्या देखती है जो उसके ऊपर प्रेशर है? आप समझते हैं कि आप जो ग्रोअर का प्रेशर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, या आपका आप पे कोई इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, हमारे ऊपर भी गुजारिश है काश्तकार की और जो कमीशन एजेंट्स हैं उनकी, क्योंकि छोटे काश्तकार को तो ना कोई बैंक फाइनेंस करता है, ना कोई उसको खाद देगा, ना बीज देगा। तो छोटे काश्तकार को तो खाद, बीज, स्प्रे और मुस्ताजरी और सारे इक्विपमेंट सब कुछ आड़ती कमीशन एजेंट प्रोवाइड करता है। तो उसके मुताबिक वो उनका सिलसिला सालों साल से एक दूसरे के साथ चलता रहता है। और अगर काश्तकार इफेक्ट में होगा तो किसी कीमत ये मुमकिन ही नहीं है कि भी आड़ती उससे बच जाए। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ट्रायल के लिए फिर दोबारा वो सिलसिला एक दूसरे से, जो लोग एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। वो फाइनेंस से किसी की भी कभी ऑफ नहीं होती। सही से। एजाज़ रजवाना साहब, आप क्योंकि आम के फार्मर हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इस वक्त उस टेम्परेचर का आम पर क्या इफ़ेक्ट है? मैं फिर बात करूंगा कि ये टेम्परेचर का यहाँ की जनूबी पंजाब की मार्केट पे या सब्जियों और फलों की मार्केट पे क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आम का जो पैदावार है और आम की फसल को बूर लग रहा है इस वक्त, तो आप क्या समझते हैं कि आप उसको कैसे देखें आइंदा आने वाले सीज़न में? देखिए जी, जिस तरह साबरी साहब ने कहा कि टेम्परेचर पिछले साल की निस्बत 10-15 दिन पहले गर्मी पड़ रही है, इसमें जहाँ कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, कुछ फ़वाइद भी इसमें हैं। ख़ासकर आम के हवाले से मैं बात करूँगा कि आम को इसका इस वक्त फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आम का बूर अपने आइडियल टाइम पे निकल रहा है। अच्छा। और इस टाइम जो इसकी फ्लावरिंग हो रही है और जो फ्रूट सेटिंग होगी, इसका फ्रूट बनने तक का अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में
मैं तो आम की इस खित्ते की बात कर रहा हूँ मुल्तान के हवाले से। सर तो बम्पर क्रॉप की मैं उम्मीद रखता हूँ और इंशाल्लाह अगर जिस तरह टेम्परेचर ये है और रात का टेम्परेचर भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, अगर उसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो आम के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। आप ये देख रहे हैं कि आम पर इस टेम्परेचर का जो इस वक्त जनूबी पंजाब में है, आम की फसल पे, आम की पैदावार पे सॉरी, तो आप समझते हैं कि इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। लेकिन साथ ही आज़म साहब, आप समझते हैं कि इस टेम्परेचर का इम्पैक्ट किन्नू पे बुरा आया है, और किन्नू का इस दफ़ा सीज़न जनूबी पंजाब में कैसा है? किन्नू की देखें गुजारिश है, ये जो फ्रूट सेटिंग है, अच्छा बम्पर क्रॉप होना वो और उसका मार्केट रिस्पांस जो है ना, ये दोनों थोड़ा सा कम कनेक्टेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी बम्पर क्रॉप होती है तो उसमें दूसरी नौयत का सब्जेक्ट आता है कि भी फ्रूट साइज और फ्रूट क्वालिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। तो उस एतबार से मार्केट एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है मार्केटों में। जब तक डंपिंग होगी ना, जब डंपिंग होगी, जब डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड मार्केट है, जब मार्केटों में सामान ज़्यादा आएगा तो लाजिम सी बात है वो अंडर कॉस्ट भी बिकेगा, उसकी प्राइसेस भी डाउन होंगी। अच्छा बेसिकली अभी जैसे मलिक साहब की बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगा कि भी जैसे आप आने वाली आम की क्रॉप हम सब लोग बम्पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको संभालने का बंदोबस्त करना चाहिए। बेसिक तो क्वेश्चन ये है कि भी अगर फर्ज करो एक सब कोशिश और मेहनत करके अच्छी प्रोडक्शन ले लें और अच्छी प्रोडक्शन के बाद उसको आप एक्सपोर्ट ना कर सके या उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन के एतबार से नई मार्केटें एक्सप्लोर ना कर सके, तो जाहिर सी बात है तो अल्टीमेटली काश्तकार या बागबान वो उसको नुकसान होगा। अच्छा, ये नुकसान होगा। आप समझते हैं कि आम तौर पे जो मैंगो ग्रोअर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई कभी ये बात ना करें कि बम्पर क्रॉप आ रही है। उसकी वजह ये होती है कि जी रेट फिर नहीं मिलेगा। आपने तो पहले से कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस अंदाज में फ्लावरिंग है उस हिसाब से आप क्रॉप का साइज अच्छा देख रहे हैं। इंशाल्लाह। तो लेकिन आपके साथ ही कहते होंगे कि नहीं 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 नहीं, आप ये बात ना करें, बल्कि ये कहें कि शॉर्ट है ताकि हमें रेट अच्छा मिले। तो ये इसको कैसे देखेंगे बम्पर? रिजवान साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नेचर जो है ना वो हमारे ऊपर मेहरबान है बहुत, और मेहरबान के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला इंसाफ करता है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि कभी सिंध में बम्पर क्रॉप होती है, हमारे पंजाब में बम्पर क्रॉप नहीं होती। उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि सिंध में आंधियाँ आ गई, वो नुकसान हो गया, आइडियल कंडीशन ना मिली, वो हमारे बराबर आ जाएंगे। अगर हमारी बम्पर क्रॉप है सिंध में कम है तो हमारे पास कोई आंधी तूफान या अलाबारी आ जाती है तो वो तकरीबन हिसाब किताब जब करते हैं तो एक जैसा पड़ जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बम्पर क्रॉप आने से एक जो अच्छा फार्मर है उसको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। अगर वो उसकी अच्छी मैनेजमेंट करता है और वो उसमें से क्वालिटी फ्रूट ज़्यादा निकालता है तो उसको उसका एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बम्पर क्रॉप जो आने के बावजूद जो फार्मर क्वालिटी प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता है उसको अपना हिसाब मिलता है, उसको अपना हिसाब मिलता है, उसको अपनी मेहनत का मुआवजा मिलता है। तो बम्पर क्रॉप से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कुदरत खुद इंसाफ करेगी, दूसरा ये कि आप अपने लिए एक वेन्यू ढूंढें, अच्छी मेहनत करें, पौधों को हिफाजत करें, फल की हिफाजत करें, लेबर को ट्रेन करें, हार्वेस्टिंग अच्छी मेहनत से करें और आपको वो मंडी में उसका रिटर्न मिलेगा, पूरा मिलेगा। आपको समझते हैं कि पिछला जो सीज़न था उसमें आम के काश्तकार को, बागबान को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला, रेट भी अच्छा मिला और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ। आप इस दफ़ा क्या देख रहे हैं कि आम का काश्तकार पिछले सीज़न को सामने रख के तैयारी उसने की है और अब उसको संभाल भी वो वैसे रहा है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे मुल्तान के गिर्द ट्रेंड है कि अमूमन बागबान बाग आगे बेच देते हैं। जब बाग बेच देते हैं तो वो सारा फिर मामला चला जाता है आड़ती और मिडलमैन के दरमियान। तो पहली बात तो ये है कि आड़ती और मिडलमैन इसको कैसे लेके चलते हैं आगे, क्योंकि बागबान ने बेच दिया वो तो पीछे हो गया। तो अब मिडलमैन और आड़ती का किरदार है कि वो उस पर कितना मेहनत करता है, कितना क्वालिटी फ्रूट लेता है और उसको किधर मार्केट करता है। उसके बाद मार्केटिंग में एक और चीज़ है कि पिछले साल हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ्रेट में कमी की गई थी। जो यूरोप का $3.25 पर केजी फ्रेट था उसको उन्होंने कम करके $2.15 पर केजी किया। तो
इस तरह के अगर इंसेंटिव्स मिलते रहें, और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारी जो लोकल मार्केट की करीब तरीन मार्केट है वो है अफगानिस्तान की और ईरान की। अगर वहाँ पर हमें एक्सेस मुसलसल मिलती रहे, जी। कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बॉर्डर बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारा जिस तरह क्रॉप का हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो हमें पिछले साल से आगे की तरफ जाना चाहिए। और एक और ट्रेंड भी आ रहा है कि अब यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स का सिलसिला काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा। आपके जो जूस फैक्ट्रीज हैं वो आपका आम लेती हैं, उसके अलावा पल्पिंग इसकी जूस में इस्तेमाल होती है वो, उसके अलावा आम को ड्राई करना, आम का अचार बनाना, जैम बनाना, ये चीज़ें भी अब काफ़ी मतलब वैल्यू एडिशन हो रही है। वैल्यू एडिशन इसमें तो आना खपत शुरू हो बड़ी गई है क्या वाकई जी। इसमें, या नहीं मखसूस कंपनीज हैं, मखसूस मिकदार ली जाती है? देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से खपत भी बढ़ रही है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई कमी आ रही है। ये चीज़ें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आबादी भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, तो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं सारी। तो ये है कि लोग भी अवेयर हो रहे हैं, अब क्वालिटी की तरफ लोग जाते हैं, क्वालिटी के लिए पे भी करते हैं। फार्मर में भी अब ये चीज़ आ गई है कि यार मैं अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और मेरे एक्सपेंसेस कवर हों और मुझे प्रॉफिट भी हो। तो और हुकूमत की भी इसमें काविशें शामिल हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमतें इस हवाले से एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको देती हैं कि आप उसके मुताबिक अपनी चीज़ें तैयार करें, अपनी मार्केटिंग करें। आपको पेस्ट के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो अब लेबॉर्ट्रीज हमारे ज़्यादा ईजी एक्सेस में हैं। तो अब फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ भी कर रही हैं कि वो भी आपके, अगर आप उनको कंप्लेन करें तो आपके पास आते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसमें आपको फिर वो सजेशन देते हैं कि खाद आप कितनी इस्तेमाल करें, कैसे कैसे करें। उसके अलावा ये है कि रोड एक्सेस बेहतर हो गई है, मार्केट के हवाले से लोगों की अपनी एक्सेस बेहतर हो गई है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आज़म साहब जैसे कह रहे हैं एजाज साहब कि पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल में आगे बढ़ रहा है, आप समझते हैं वाकई मुल्तान जो ही पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट मुल्तान है, फिर यहाँ से आगे पंजाब और चीज़ें होती हैं, इसका इम्पैक्ट जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, हमारी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मार्केट में, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में उसका इम्पैक्ट है, नज़र आता है, और क्या समझते हैं कि बिज़नेस का फ़्लो है वो बढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस का फ़्लो भी बेहतर है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि भी हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और पाकिस्तान प्रोडक्शन के एतबार से बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत है कि हम नई मंडियाँ एक्सपोर्ट के लिए तलाश करें और अपनी जितनी भी बेसिकली सरप्लस प्रोड्यूस करने का एक ऑब्जेक्ट है कि हम सरप्लस जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम हाई एंड मार्केट्स तक पहुंचा भी सकें। जब हम उसको हाई एंड मार्केट्स में पहुंचाएंगे तो लाजमी सी बात है कि ग्रोअर की हौसला भी बढ़ेगी, उसकी हौसला, उसको अगर अच्छी रिटर्न मिलेगी तो उसकी हौसला अफजाई होगी। अगर फर्ज करो कि भी उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के एतबार से अगर आगे बायर नहीं होगा और लोकल मंडियों में ही हम उसको चलाते रहेंगे और यहाँ पर डंपिंग का सामान होगा तो लाजमी सी बात है कि भी ग्रोअर जब इफेक्ट होगा तो दूसरी मरतबा वो उसकी काश्तकारी से भी थोड़ा सा बदजन तो जरूर हो जाएगा। मकसद ये है कि भी सरप्लस आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए मजीद गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, मजीद उसको मजीद बरात देने की ज़रूरत है। अब फ्रेट के हवाले से क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री सारी बहरान में है तो जो पिछले साल गवर्नमेंट ने दरमियान में जाके कुछ फ्रेट कम किए थे। अच्छा, ये फ्रेट का क्या इशू है? फ्रेट का इंसेंटिव फार्मर्स को और एक्सपोर्टर को कितना हौसला दे सकता है, इस पे बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब और सराइकी इलाके में सब्जियों और फलों की मार्केट इस वक्त किस स्टेज पर है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो पोटेंशियल है इस इलाके में, अगर जो सब्जियां और फल पैदा होते हैं अगर वो सरप्लस होते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से हुकूमती मराहत क्या हैं और क्या हो सकती हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ही आज़म साबरी साहब बात कर रहे थे कि फ्रेट के हवाले से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हुकूमत इस पे सपोर्ट करती है। एजाज रजवाना साहब ने भी इशारा किया था कि यूरोप के लिए जो फ्रेट रेट कम किया था उसका इम्पैक्ट आया आम के एक्सपोर्ट में। अब आप उस बात को कैसे मुकम्मल करना चाहते हैं कि फ्रेट में आपको जो रियायत मिलनी चाहिए या जो सहूलत मिलनी चाहिए
वो कितनी हो इस सीज़न में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस सीज़न में तो अभी जो एयर की पॉलिसी है उसको तो अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी देर से आएगी, लेकिन बाई सी में इस मरतबा पाकिस्तान में पिछले 3-4 या 8 महीनों से तकरीबन इंपोर्ट बहुत मिनिमाइज हो गई है। इंपोर्ट मिनिमाइज होने की वजह से जो हमें बाई सी में प्रॉब्लम आ रही है, बाई सी में हमें कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है और शिपिंग लाइंस अपनी मुंह मांगी कीमत पर कंटेनर्स प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि पहले वही इंपोर्ट वाले कंटेनर्स ही री एक्सपोर्ट हो रहे थे, इधर से दोबारा एक्सपोर्ट भी वही हो रहे थे। अब वो कहते हैं कि हमें स्पेशल आना पड़ेगा, स्पेशल लाना पड़ेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम है। उसके लिए हमने पिछले दिनों में सैयद फ़खर इमाम शाह साहब से भी मुलाकात की थी, तो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फोरम से, तो उनको भी यही हमने कहा था कि भी आप कम से कम शिपिंग वालों को और एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड करें और एक गवर्नमेंट का बंदा डिप्यूट करें, ताकि ये उनकी मनमानी को रोका जा सके। उनकी अगर मनमानी रोक जाएगी और गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरवीन करेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल से बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है, और हमारा काश्तकार बहुत मेहनती है और उसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अच्छी क्वालिटी की तरफ प्रोड्यूस लाने का। तो मज़ीद हमारी भी इस एतबार से कोशिश है कि भी अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सहूलियात में थोड़ी सी सपोर्ट करे, सिस्टम को थोड़ा सा आसान बनाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोकल मंडियाँ भी डंपिंग से बचेगी और हम अपनी सरप्लस प्रोड्यूस को बाहर एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप मैं कहूँ कि हमने क्योंकि आम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर हो रही है, लेकिन इस इलाके में किन्नू भी अब बहुत अच्छी पैदावार है उसकी, और किन्नू की इस दफ़ा के सीज़न कैसा रहा, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से और मकामी मार्केट दोनों को आपने क्या देखा है इस दफ़ा किन्नू के साथ? जनूबी पंजाब की जो काश्तकार हैं किन्नू के, उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा है, चैलेंजेस क्या थे उसके? गुज़र ये इस मरतबा सबसे बड़ा चैलेंज तो क्वालिटी के एतबार से था। इस मरतबा तकरीबन सिर्फ 20% फ्रूट जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का था, और 80% फ्रूट जो है वो अंडर साइज़ था, मतलब उसका साइज़ कम था। साइज़ कम होने की वजह से उसकी जो स्वीटनेस भी देर से आई है, उसकी मैच्योरिटी भी देर से आई है। तो उस कोरोना की वजह से बाहर की मार्केटों ने उस एतबार से इस साल हमारी प्रोडक्शन को उतना साथ नहीं दिया, एनकरेज नहीं किया। तो सारी चीज़ें लोकल सेल होती रही है, और सबसे बड़ा इसमें हमें ड्रॉबैक आया है अफ़गानिस्तान के एंड में, क्योंकि इससे पहले पिछले सालों में ना हमारा जो छोटा फ्रूट है वो सारे का सारा अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते से ईरान नहीं, जो वो वेस्ट एशियाई रियासतें हैं रशियन स्टेट्स में जा रहा था। तो इस मरतबा अफ़गानिस्तान ने ट्रांजिट के लिए पिछले साल से टैक्स कर दिया टैक्स डबल करने की वजह से वो एक चैनल हमारा ब्लॉक हुआ है। उस चैनल ब्लॉक होने की वजह से वो सारे का सारा मामला डिस्टर्ब हो गया है, और वो सारे का सारा सामान हमारा लोकल बिक रहा है। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुई है और सारे डंपिंग लोकल मार्केटें हो रही है, तो जाहिर सी बात है काश्तकार को या कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हो रहा है, अच्छा रेट नहीं मिला। सही अच्छा तो लेकिन आपका हल क्या? आपने हुकूमत से बात की कि वो अफगानिस्तान हुकूमत से बात करे और उस ट्रांजिट जी उसको हमने बिल्कुल उसको कम करे, चीज़ें करें। तो मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिक्योरिटी के ये सारा मेमोरेंडम बना के उनकी गोशगुजार भी की है, और उन्होंने भी उस पर कोशिश करने का वादा किया था, और उन्होंने कंसर्न बंदों को बुलाया था। उन्होंने कहा कि भी अब नेक्स्ट हम उनके एम्बेसडर को भी कहते हैं कि भी इस सिलसिले में हमें सहूलत फराहम करें। अच्छा, बेसिकली वो जब भी हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वो 10-15 दिन के लिए टैक्स को थोड़ा सा कम करते हैं। तो बेसिकली अब हमारी गवर्नमेंट मुसलसल बहुत सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ FTA साइन कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से ना एग्रीमेंट साइन कर रही है, ताकि दोनों साइडों पर लेवीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, और मिनिमाइज़ करने के बाद बिल्कुल ग्लोबली एक दूसरे में जिस चीज़ की जिधर डिमांड हो तो उसको चलाया जा सके। ऐसे श्रीलंका में भी इन्होंने कोशिश की है। आप से 1 महीना पहले ना श्रीलंका पर में ना 50 रुपये केजी के करीब हमारी ऑनियन पे टैक्स था। 50 रुपये केजी सिर्फ उनकी वो लोकल टैक्स था। तो 50 रुपये केजी जब वो टैक्स ले रहे तो जाहिर सी बात है हमारी रिटर्न बिल्कुल बहुत कम थी, एक्सपोर्ट नहीं थी। अब उन्होंने हमारा टैक्स कर दिया तकरीबन 1 रुपये केजी के करीब, 1 रुपये केजी कर दिया यकदम उन्होंने कम किया। तो अब यहाँ से कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी
इशू है, बाकी प्याज बहुत एक्सपोर्ट हो रही है। सही। पिछले साल से एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरी आई है। सही से आपने बात की प्याज की। अच्छा, जैसे एजाज साहब, आप क्योंकि आम पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन आपके साथी काश्तकार किन्नू को भी उन्होंने इंकरेज किया है, काश्त की है, उस तरफ गए हैं। जब भी ओवर प्रोडक्शन होती है, यहाँ का फार्मर उतना ही मसाइल का शिकार नज़र आता है, क्योंकि जैसे आज़म साहब बात कर रहे हैं कि जी सरप्लस हो, उसको कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हमारी जो हुकूमत की स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए या एडवांस तौर पे आपने लाहेअमल बना के रखा हो, वो शायद कम नज़र आता है। डिस्करेजमेंट होती है। आप समझते हैं कि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है और जो यहाँ का बागबान है, उन सब के लिए मायूस कुन लम्हा होता है, या क्या देखते हैं? देखें जी, अगर किसी को भी अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा ना मिले तो उसके लिए मसाइल तो होते हैं। उसने अपना घर भी चलाना होता है, उसके अपने मसाइल और भी होते हैं, बागबानी के भी उसके अखराजात होते हैं। इसका एक इम्पैक्ट तो उनके ऊपर आता है। और मगर ये है कि काश्तकार में अल्लाह ताला ने एक चीज़ वदियत की है कि वो मायूसी से जल्द निकल आता है और वो फिर अल्लाह का नाम लेके दोबारा मेहनत शुरू कर देता है। तो ये तो हो गई काश्तकार की हद तक कि उसका इम्पैक्ट आता है, मगर वो फिर आगे की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि बैठने से उसको और ज़्यादा नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ अब हुकूमती सतह पे भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और हो भी सकती हैं कि बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बहुत ट्रेंड है पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी है। मगर उसमें अब किन्नू में ये चीज़ है कि जिस तरह आम की पल्पिंग निस्बतन आसान है, इसकी मशीनरी कम कॉस्ट में आपको दस्तयाब हो जाती है। जब किन्नू की पीलिंग करते हैं आप, इसकी पीलिंग की मशीनरी थोड़ी महंगी है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है आम की निस्बत, इसकी फिर पैकेजिंग और सेफ्टी वो थोड़ी सी इसकी मुश्किल है आम की निस्बत। तो इस पे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट कर सकता है, छोटा इन्वेस्टर किन्नू का प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लगा सकता। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि इन्वेस्टर्स को इनकरेज करें कि जिस तरह अब आमों में इन्होंने यूएस एड की तरफ से कुछ हमें इनकरेजमेंट मिली थी और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हैं, तो उसी तरह के किन्नू में भी ज़रा और ज़्यादा किए जाएं ताकि किन्नू की कैनिंग भी हो सके, जूसेस की, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी मज़ीद इकदाम किए जा सकें। अभी भी किन्नू की शेल्फ लाइफ बेहतर है, 2-3 महीने तक ये हम स्टोर कर सकते हैं, मगर इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर हमारा ये जो सिस्टम है इसका स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का, वो एक पुराना रिवायती तर्ज का है। उसमें बहुत गुंजाइश है कि उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि कोल्ड स्टोर के अंदर जो उसकी तह बनाई जाती है उसको गर्मी से बचाने के लिए और ज़्यादा कूलिंग के लिए, वो हमारे पास रिवायती तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको इनकरेज किया जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप एक बेहतर कर सकते हैं। और ये जो आपका ज़्यादा प्रोडक्शन का इशू है उसको आप इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको आप टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, मगर यह है कि उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा ये कि उसकी भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारा वो तबका जो कि आमतौर पे फ्रूट की तरफ नहीं आता, जब ओवर प्रोडक्शन होती है या रेट कम होता है, वो भी इस नेमत से फैज़याब हो जाता है। जी, कीमत की वजह से, सस्ते होने की वजह से वो उनकी कॉस्ट में आ जाती है, खरीद सकता आम तबका, गरीब तबका भी ले लेता है। लेकिन आपने जो बात कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमें फैसिलिटीज़ हुकूमत से चाहिए वो हमें बाज़ औक़ात मिल पाती हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती। आपने ग्रेडिंग के हवाले से कहा कि लोकल जो खपत है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी जो जूसेस हैं और ख़ास तौर पे लोकल प्रोड्यूस्ड, उससे भी बल्कि उस ब्रांड नेम भी रख दिया गया है कई जूसेस का और चीज़ों के हवाले से, और आम की वैराइटीज़ के नाम पर जूस बिक रहे हैं। तो कितना एक शेयर बढ़ा है वैल्यू एडिशन में, लोकल जूसेस इस तरफ इस तरीके से अब मार्केट होने लगे हैं। आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा आपको, फार्मर को, इस ओवरऑल इस प्रोडक्शन आम के, ये जूसेस के, ये फ्रूट के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता है? देखिए जी, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि जब भी आपको एक नई मार्केट या एक नई वेन्यू मिलता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता है, आपके रेट पे आता है और उसका प्रॉफिट मार्जिन फार्मर तक पहुंचता है। ये चीज़ नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं होता। सही चीज़ ये होती है कि आपने जब कम्पीट करना है तो आपको उसके लवाजमात पूरे करने हैं। जी। अब मैं अब इसमें
नाम नहीं ले सकते आपके चैनल पे बैठ के, तो हमारा एक बड़ा मल्टीनेशनल एक जूस चल रहा है, तो लोग उसको शौक से लेते हैं। अब हमारे लोकल ब्रांड भी उस स्टेप पे चलना शुरू हो गए हैं और सर्टिफिकेशन हो रही है उनकी, और उन्होंने मार्केटिंग टेक्निक्स भी अच्छी इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, पैकेजिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो और लोगों में भी ये चीज़ आ गई है कि जो पैक्ड जूस है अच्छी कंपनी का आप लें तो उसमें हिफान सेहत के असूलों के मुताबिक पैक होता है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं इनके। उसके अलावा जिस तरह हमारा रॉ फ्रूट बाहर जाता है, इसी तरह हमारे जूसेस भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, खासकर जो हमारे वेस्टर्न साइड के कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत जाता है हमारा जूस। तो वो हमारी मार्केटें खुली हुई हैं। जिस तरह साबरी साहब ने पहले कहा कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई, तो खासकर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है हमारे आम के लिए और किन्नू के लिए तो बहुत लुक्रेटिव मार्केट्स हैं, और वहाँ पर मौसम सर्द होता है शदीद, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट है भी कम, वहाँ की लोकल प्रोडक्शन नहीं है, तो उसको सारा हम लोग ही फीड कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं और इसको और बेहतर भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए आप जो बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में एक हल्का सा जिक्र आजम साहब ने पहले किया था, क्वालिटी। उस क्वालिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और फिर साइज ऑफ फ्रूट, उस पर बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में फलों और सब्जियों की मार्केट के हवाले से, और जो बात हो रही थी कि अगर फल की बात है तो उसकी क्वालिटी और उसका साइज़ उसकी एक्सपोर्ट पे किस हद तक असरअंदाज होता है। आज़म साबरी साहब, आपने किन्नू की बात की कि इस सीज़न में जो किन्नू का साइज़ था वो उस तरह का नहीं था कि जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड होती है, और उसकी स्वीटनेस भी कंप्रोमाइज़ हुई। चीज़ें आप समझते हैं कि ये इस सीज़न में हुआ, ये पहले भी कोई शिकायत है? हल क्या है, मौसम या हमारे जो बागबान ने ख्याल नहीं रखा? इसमें बेसिकली ज़्यादातर तो मौसम का ही इफ़ेक्ट है। तो क्योंकि एक अमूमी प्रैक्टिस जो है ना, बागबान ज़ाहिर सी बात है कोई भी अपने खाने में मतलब वो कमी नहीं करता कि भी इसमें कभी रिटर्न कम हो जाती है, जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि भी कभी रिटर्न कम होगी, कभी रिटर्न ज़्यादा होगी, लेकिन वो एक उनकी बागबानों की ना मुस्तकिल एक एक्सरसाइज है, उनका फीडिंग चार्ट है। तो पहले की निस्बत लोग एजुकेटेड भी हैं, एक्सेस फ्रूटिंग की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, थोड़ा फ़र्क आया है। और लेकिन इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल से कम से कम 50% ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा थी। बेसिकली अगर फ़र्ज़ करो हम स्ट्रेटजी के एतबार से बात करें ना, तो बात को मैं थोड़ा सा समराइज़ इस अंदाज से मैं करूँगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें सहूलत चाहिए ना, एक तो फ्रेट जो है ना वो हमारी एक्सपोर्ट कॉस्ट का ना कम से कम 30-40% 50% तक चला जाता है। और दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट के एंड पर है पैकिंग मटेरियल, और तीसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट। मतलब ये एक्सपोर्ट के लिए ये बेसिक फ्रूट के या सब्जी के क्वालिटी वो तो काश्तकार का इशू है, और वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, और हमें भी काश्तकार को इजाफी रकम देने में या उसको हायर प्राइस ऑफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम इंसेंटिव या प्रीमियम ऑफर करेंगे तो काश्तकार हमें अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट के एंड पर जो हमें सहूलत चाहिए इनलैंड फ्रेट में, ट्रांसपोर्ट के एतबार से, फ्रेट के एतबार से और पैकिंग मटेरियल के एतबार से, अगर इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है तो हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि हम मजीद अपनी एक्सपोर्ट को 100% तक बढ़ा सकते हैं। हमारे खित्ते में भी बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ गवर्नमेंट में ये सहूलतों की ज़रूरत है। पहले भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन मजीद इसको एक्सपोर्टर्स को, काश्तकारों को और आगे डिमांडिंग जो जहाँ डिमांड है नई मार्केटों में, उनको ब्रिज अप करने की, लिंक अप करने की ज़रूरत है। अगर हम लिंक अप करते हैं तो इंशाल्लाह ताला काश्तकारों की रिटर्न भी बेहतर होगी, और दरमियान में जो भी इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं सबको अल्लाह करीम रिज़्क़ अता फरमाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी हम प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन पिछले साल से ज़्यादा थी, तो एक्सपोर्ट भी 50% पिछले साल से ज़्यादा किन्नू इस दफ़ा। जी। तो फिर इशू जो आया, आपने कहा कि हमें क्वालिटी का इशू आया, 20% क्वालिटी हमें फ्रूट मिला है इस दफ़ा। अगर वो ज़्यादा मिलता तो क्या होता? इससे भी मज़ीद बिल्कुल इससे ज़्यादा बढ़ सकती। अच्छा, जनूबी पंजाब में कहा जाता है कि आम सबसे बड़ा फल था जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में
किन्नू बड़ी तेज़ी से लोगों ने लगाया है, उसका फल ले रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि आम के साथ साथ आपके पास अब एक दूसरा फल ऐसा है जो एक्सपोर्टेबल है और चीज़ें आइटम है, और यहाँ के जनूबी पंजाब ख़ास तौर पे मुल्तान के जो मार्केट में बैठे लोग हैं उनको एक अच्छा ऑप्शन मिला है। आप समझते हैं कि ये और बढ़ सकता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, अच्छा ऑप्शन मिला है और मजीद इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश अच्छा, है। लेकिन एजाज साहब जो बात आप कर रहे थे कि वैल्यू एडिशन और आपको जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं, आम के तो कुछ लग गए हैं, किन्नू के अभी बहुत महंगे हैं, बहुत कम हैं अगर हैं भी, तो आप क्या समझते हैं कि खुद प्राइवेट सेक्टर किसी हद तक आगे आ रहा है किन्नू के हवाले से? ये फूड जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रोसेसिंग प्लांट है वो किस हद तक फैसिलिटेट कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे आ सकता है? खुद फार्मर कैसे उसको लेके चल सकते हैं? आप क्या समझते हैं, रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ क्लियर करूं। एक है आपका प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें आप किन्नू डालते हैं, धुलता है, आप पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं। एक होता है जूस एक्सट्रैक्शन। जो जूस एक्सट्रैक्शन प्लांट है वो महंगा है। बाकी ये जो सिंपल आपका प्रोसेसिंग ग्रेडिंग का इशू है वो इतना महंगा नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करूं। दूसरी चीज़ ये है कि किन्नू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। इसका जो जूसेस हैं उसको आप बहुत लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं आम की निस्बत। तो बाकी चीज़ जो अब मैं एक चीज़ जो हम इस डिस्कशन में नज़रअंदाज कर गए हैं वो मैं उसकी तरफ अब आना चाहूँगा। वो ये है कि हम अपनी लोकल मार्केट को देखते हैं और हमारे इर्द गिर्द की मार्केट को देखते हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट हो गया। अब मिडल ईस्ट में इट्सेल्फ टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो रही है। दे आर फॉलोइंग यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड्स भी वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब हमें वो स्टैंडर्ड्स भी उनको देने हैं, उसमें हम कहीं कहीं लैकिंग है हमारी। अच्छा, उसके अलावा हम एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं कि वो अब लोकल प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब मैं इसमें एक आपको यूएई की एग्जांपल दूं कि यूएई ज़्यादातर अपनी वेजिटेबल फ्रूट बाहर से लेता था। अब उनका लोकल भी प्रोड्यूस वेजिटेबल होना शुरू हो गया। फ्रूट अभी नहीं हुआ इतना, मगर लोकल वेजिटेबल उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। डिपेंडेंस उन्होंने कम कर दिया। हाँ जी। अच्छा, अभी उन्होंने, मैं पिछले दिनों एक देख रहा था कि उन्होंने कोई $4 करोड़ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया यूएई ने, कि उसमें आपने भी सर सुना होगा कि वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कि 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस वो ले रहे हैं। मतलब 1 एकड़ में अगर वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 किलोग्राम पर डे ले रहे थे, तो अब वो उसी 1 एकड़ से तकरीबन 4-5 हज़ार किलोग्राम ले रहे हैं पर डे प्रोडक्शन। तो हमें अब उस तरफ भी जाना चाहिए। और दूसरा ये कि हाँ जी, वर्टिकल फार्मिंग की तरफ। दूसरा ये कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, खासकर शहरों के नज़दीक, वहाँ पर हम गंदा पानी जो है वो खेतों में छोड़ देते हैं। फ्रूट को भी नुकसान देता है और सब्जी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और इसलिए इन फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ कि हमें अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो ये आएगी कि एक तो हम उन मार्केट्स के हिसाब से अपनी प्रोड्यूस पैदा करें, उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, और इसमें गवर्नमेंट हमें ये सपोर्ट कर सकती है कि हमें पैसे ना दे, हमें वो मशीनरी, वो स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने के लिए सिर्फ टैक्स कट दे दे, ताकि हम वो अच्छी मशीनरी इंपोर्ट कर सकें। या अगर कोई मज़ीद हुकूमत हमें दे सकती है, तो जैसे ये कपड़ा या टेक्सटाइल की कोई चीज़ जाती है उनको इंसेंटिव देते हैं, उस तरह का एक्सपोर्ट पे कोई मार्जिन दे दें 2-4%। तो इन चीज़ों से बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर यही कर लिए जाएं तो इंशाल्लाह इसमें और भी बेहतरी आ सकती है। आजम साहब, जो बात रिजवाना साहब ने की है, आप समझते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमारी सब्जियों में और फलों में, हमारा फार्मर उसका ख्याल कर रहा है? ये अभी भी आप समझते हैं कि ठीक है लोकल तो जैसे भी खपत हो जाती है हम कर ही लेते हैं, एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं हमने प्रोडक्शन, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उसके लिए ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, हमारा फार्मर, हमारा एक्सपोर्टर किस हद तक एक पिच पे है और वो किस हद तक फ्यूचर को देख रहा है? अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक तो मलिक एजाज साहब के इल्म में ये लाना चाहूँगा, गवर्नमेंट पहले ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स को कुछ इंसेंटिव तकरीबन 2+2 की रेंज में रिबेट दे रही है।
एक्सपोर्टर्स को ना, बाई एयर भी बाई सी भी, सब लोगों को वो नॉन टेक्सटाइल सेक्टर में ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने रिबेट दिया बेसिकली इस साल जो में, इस सीजन में, पिछले साल से। अच्छा, बेसिकली जो बात यह है कि भी हमारे पास हमारी जो अमूमी तौर पर जो प्रोडक्शन है उसको संभालने का भी अभी फर्दर जो मार्केटिंग सिस्टम जो है ना वो उसका लोड नहीं उठाता। तो वर्टिकल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़मीन है और हमारा इतना काश्तकार मेहनती है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का वो 1-2 एकड़ लगाए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कलर कहार वाली साइड में, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि हम उसको मार्केट भी नहीं कर सकते। वो 100% एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। बात यह है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, इसकी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए और मीडियम रेंज में जिसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेज, तो इसी तरीके से इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की मजीद ज़रूरत है और स्टैंडर्डाइजेशन पर हमारा काश्तकार फोकस्ड भी है और इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो मौजूद है। बेसिकली अगर हम अपने काश्तकार को अच्छा सीड प्रोवाइड करते हैं और जो मार्केटिंग जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल आइटम्स है ना उनका अगर अच्छा सीड प्रोवाइड करते हैं और जो एसोसिएटेड वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मलिक साहब ने कहा ये बिल्कुल अलार्मिंग साइन है कि अब हर मुल्क में ना काश्तकारी पे फोकस बढ़ रहा है। तो उसमें ऐसा हो रहा है कि भी इंपोर्ट करने का कल्चर है, गल्फ में भी कम हो रहा है, सऊदी अरब में भी इंपोर्ट करने का कल्चर कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करने के सिलसिले में उसका अल्टीमेट हमारे पास बाईपास यही है कि हम अपनी प्रोडक्शन का अंदाज़ा लगा के जितनी सरप्लस है, जितनी हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल हुई है उसका 10+20% करके तो बाकी अदर प्रोडक्ट को हम जो वैल्यू एडिशन वाली अदर प्रोडक्ट्स को लोकली उसको प्रिजर्व करें या उसकी शेप और पोजीशन चेंज करके उसको जूस में ले जाए, मतलब उसकी बाई प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमारा ये सारा सिस्टम चलेगा। अगर बाई प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे तो मार्केटें डंप होगी, जब डंप होगी तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर कोई सरप्लस ग्रो करने की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा साहब, बात हो रही है कि बाय प्रोडक्ट्स की तरफ, मुझे ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए या कोई और आए या मल्टीनेशनल आए, क्या आप खुद भी, हमारे जो फार्मर है खुद उसने भी कोशिश की है कि वो इस बाय प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ और किसी ऑर्गेनाइजेशन की सतह पर या एक इंडिविजुअल की सूरत में आगे तो सर्वाइवल इसका उनका इसमें है कि वो बाय प्रोडक्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो हमारा क्या देख रहे हैं, हमारा जो फार्मर और ग्रोअर है वो इस हद तक सोच रहा है कि नहीं? देखिए जी, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा फार्मर बाय प्रोडक्ट्स की तरफ अभी तक नहीं आया। उसमें एक तो ये है कि बाय प्रोडक्ट्स के लिए आपको जो यूनिट चाहिए वो थोड़े महंगे लें और उसमें अगर फार्मर कंसोर्शियम बना लें, कोई कोऑपरेटिव्स बना लें तो उसमें आया जा सकता है। मगर उसमें अब हमारा जिस तरह एक पूरे मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का सिलसिला चला हुआ है और बेअतमादी भी है, वही चीज़ फार्मर्स में भी पाई जाती है। तो एक अच्छे काम को मिल बैठ के हम अंजाम तो दे सकते हैं मगर उसके लिए कंसेंसस क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल जान जोखिम वाला काम है। उसके बाद जिस तरह आपने खुद कह दिया कि जो बंदा काम करेगा उसको एक स्पेशल इंसेंटिव चाहिए होता है, हम लोग वो नहीं दे पाते या उसके ऊपर शक करते हैं। तो फिर वो कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हुए हैं कि लोगों ने कंसोर्शियम बना के शुरू किए हैं मगर वो एतमादी की वजह से या कुछ और मसाइल की वजह से वो वहीं के वहीं रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ सके या सक्सेस स्टोरी उनमें नहीं आई। तो उसमें अब दूसरा तरीका यही है कि जो हमारा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस तरफ आए और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पहले जिस तरह कोऑपरेटिव का सिलसिला होता था उस तरह गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। या फिर तीसरी चीज़ ये है कि फार्मर एट देयर ओन आरती साहबान के साथ मिल के, ये भी एक स्टेक होल्डर है, इसके अलावा मिडल मैन भी स्टेक होल्डर है। तो ये तीनों अगर मिल बैठ के इस तरह की तरफ आएँ तो चीज़ें हो सकती हैं मगर थोड़ा सा मुश्किल है इन चीज़ों को अचीव करना। आप समझते हैं कि हो सकता है? मुश्किल है, डेडिकेशन बहुत चाहिए, इसकी डेडिकेशन बहुत चाहिए, वो लैक करती है कहीं। मैं मलिक साहब की बात के साथ सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि भी गुजारिश ये है कि जैसे प्रोसेसिंग प्लांट्स और उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी को
सस्ता करने की ज़रूरत है। देखिए आज से 20 साल पहले कोई सोलर लगाने की तरफ नहीं जाता था। जब से अब जा रहे चाइना हैं। आया है, चाइना आया है, मिसाल सोलर प्लेट सस्ती हो गई है। अभी आप देहात में चले जाए ना, तो उसने एक बल्ब के लिए जनाब, एक बल्ब और एक पंखे के लिए 2 प्लेटें लगा के ना दुकान के बाहर रखी हुई है। टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है तो वो आम भी हो जाएगी। अब बात यह है कि हम जो फॉर्म लेवल पे हमें छोटी इंडस्ट्री, छोटी डिजाइनिंग है, और ये इसका अमूमी तौर पर इंडिया में बहुत रिवाज कामयाब है, तजर्बा है। वो कामयाब तजर्बा है। जैसे हम उसको कहते हैं ना कि भाई ये घरेलू सनत का दर्जा दे दिया कि भाई अप्पल बनाना है, चटनी बनानी है, अचार बनाना है, और होममेड अचार होगा, होममेड चटनी है, या कोई इस तरीके की केचप वगैरह है जो होममेड होगा, जिसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम होंगे, तो वो ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको रिसर्च की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ से इंग्लैंड के लिए हमने फर्स्ट टाइम जो सैयद फ़खर इमाम शाह साहब से हमारा किन्नू नहीं जा रहा था इंग्लैंड के लिए। अब इंग्लैंड अलहदा हो गया है वो यूरोपीय यूनियन से, उधर पहले आके बिकता था स्पेन, वहाँ थोड़ी सी स्पेस प्रोड्यूस हुई है। हमने स्पेशल उनसे परमिशन लेके तो किन्नू को इंग्लैंड भी मतलब एक्सपोर्ट किया है, और अब उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस बेहतर हो गई है। पिछले सालों में उन्होंने हमारे किन्नू को बैन किया हुआ, तो उसमें मजीद बेहतरी आई है यूरोपीय यूनियन की वजह से। यूरोपीय यूनियन की वजह से। तो ब्रेक्जिट का फायदा हो गया ना आपको। चलो बहुत शुक्रिया आज़म अंसारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और एजाज अजवानी साहब आपने अपना इनपुट दिया। आप लोगों से बात होगी ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हवाले से, किसी और प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन जो बात हुई वो ये है कि अगर आपने आम फल और सब्ज़ियों को एक्सपोर्ट करना है तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स के लिए आपको घरेलू सनत के तौर पे और छोटे लेवल पर फार्मर्स और बागबानों को ख़ुद भी इनिशिएटिव्स लेने होंगे, तो और ज़्यादा आपका यहाँ जो है वो उसकी खपत हो सकती है और रेट भी बेहतर मिल सकता है फलों और सब्जियों का जो मकामी तौर पे पैदा होती हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।